हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक आज का मोटिवेशन थॉट ले लेते हैं कि आज का मोटिवेशन थॉट है हमारा कि यू हैव द राइट टू वर्क व्हेनेवर टू ईट्स फ्रूट। मतलब कि आपका काम सिर्फ कर्म करना है, उसके फल की चिंता करना नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, आज से अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। ये मत सोचो अच्छे नंबर आएंगे, बेकार नंबर आएंगे, या पास हो गए या फेल हो गए, सब छोड़ दो ऊपर वाले पे। फिलहाल बस आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि आपका काम कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। तो चलो इसी ठोट के साथ आज अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो चलो बेटा जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ कि ये जो दोनों हमारी डिमांड है, ये हमारी दो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी में जो पाई जाती है, ठीक है। और पहली सिचुएशन जो है हमारी वो एक्सेस डिमांड है। और इस एक्सेस डिमांड के अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से काफी ज्यादा हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार। एग्रीगेट डिमांड मतलब जो हमारी मार्केट के अंदर जो टोटल कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट को लेकर अगर मान लो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को लेकर डिमांड कर रहे हैं सभी कस्टमर एक ही प्रोडक्ट को मान लो आप, और उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है मार्केट में वो उस डिमांड से बहुत ज्यादा कम है। तो उस समय पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है वही सिचुएशन कहलाती है एक्सेस डिमांड की। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात हम करते हैं एक्सेस डिमांड की मीनिंग की। अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग की, तो अ सिचुएशन इन इकोनॉमी, ये क्या है, एक सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एक ऐसी सिचुएशन जब क्या हो रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। वो भी कब, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब है कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्लियर, जितना आउटपुट होना चाहिए रिक्वायर्ड आउटपुट वो हो रहा है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन फिर भी डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, जिस वजह से डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा, तो उसे हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। और जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो वो बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है मैं आपको वो बताता हूं। देखो, एक्चुअल जो डिमांड होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल डिमांड देखो वो ही हमारी जो मार्केट में अभी करंटली मार्केट में उसकी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। और वही हमारी एक होती है रिक्वायर्ड डिमांड, ठीक है। रिक्वायर्ड डिमांड वो है जो डिमांड हमें अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन को लाने के लिए चाहिए होती है। क्लियर, तो जब हमारी एक्चुअल डिमांड रिक्वायर्ड डिमांड से काफी ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। उस गैप को हम बोले देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो यहाँ देखो, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मतलब जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है उससे क्या हो गई है, ग्रेटर हो गई है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ ग्राफ में, ये देखिए, ये वाले जो हमारी एडी है जो डार्कन है, ठीक है, जो डार्क लाइन से आ रही है ना, ये देखो, तो ये हमारी एडी जो है ये हमारी है रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, मतलब जो हमें चाहिए किस चीज के लिए, इक्विलिब्रियम लेवल के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो ये देखो डॉटेड से जो लाइन आ रही है ये वाली, ये हमारी एक्चुअल है, मतलब जो मार्केट में डिमांड हो रही है इस टाइम, ये वो डिमांड है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमारी रिक्वायर्ड डिमांड से और एक्चुअल डिमांड में देखो कितना बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, देखो हो रहा है ना गैप क्रिएट। तो ये गैप जो बन रहा है इसी गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, समझ में आया, इसे ही हम कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी गैप। वही जब इन्फ्लेशनरी गैप आता है इकोनॉमी में, तो वो क्या लेट करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल। तो वो क्या करता है, मार्केट के अंदर जो प्राइस लेवल होता है किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट का, उसको बढ़ा देता है। ओके, अगर मैं वही बात करूं तो डज नॉट इफेक्ट द आउटपुट, ये किसी भी आउटपुट पर या एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आउटपुट तो सही हो रहा है ना, जितना रिक्वायर्ड है आउटपुट उतना हो रहा है, तो फिर आउटपुट पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता इफेक्ट होने का। भाई एम्प्लॉयमेंट पे भी क्यों पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो फुल है, अनएम्प्लॉयमेंट तो कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई बेरोजगार है ही नहीं, तो इफेक्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब काम कर रहे हैं लोग बाग, इसलिए आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। पर प्राइस पे इसका इफेक्ट हो रहा है। प्राइस पे इफेक्ट क्या हो रहा है कि जनरल प्राइस लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो ये है एक्सेस डिमांड। ओके,
इसके मेजर्स क्या है अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं डिफिसिट डिमांड क्या होती है, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं तो डिफिसिट डिमांड जस्ट एक्सेस डिमांड के अपोजिट होती है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि एग्रीगेट डिमांड काफी ग्रेटर हो रही थी एग्रीगेट सप्लाई के साथ, बस वैसे ही समझ लो कि डिफिसिट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन हो जाएगी, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। चलो पढ़ते हैं फिर भी। देखो डिफिसिट डिमांड अ सिचुएशन इन इकोनॉमी, एक सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, समझे। जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई है किसके मुकाबले, एग्रीगेट डिमांड के मुकाबले। चाहे फिर ऐसे बोल लो कि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले, दोनों ही बात एक है। एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और ये भी कब हुआ, जब एम्प्लॉयमेंट फुल है इकोनॉमी के अंदर, ओके। तो इस सिचुएशन को कुछ इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर हो गई है एग्रीगेट डिमांड से, ओके। अगर मैं बात करूं तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है डिफिसिट डिमांड, ये डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करती है, क्लियर। और ये क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक्चुअल, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एक रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड होती है। अभी मैंने आपको समझाया जस्ट यहाँ पे कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, पता है आपको। तो बस वही, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, किसके मुकाबले, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के, मतलब जितनी हमें डिमांड की जरूरत है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के लिए मार्केट में, ठीक, उससे भी कम डिमांड हो रही है मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर, करंट डिमांड जो है उसकी, ठीक है, तब हमारा डिफ्लेशनरी गैप क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। और ये क्या लाइट करता है, फॉल इन जनरल प्राइस, इससे क्या होता है, जनरल प्राइस हमारा गिर जाता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का। और इसका इफेक्ट होता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे, बिल्कुल होता है इसका इफेक्ट, क्योंकि आउटपुट हमारा हो गया है ना, तो इसलिए क्या हो रहा है, डिमांड तो है नहीं उसकी, तो वो क्या होता है, आप ये मान सकते हो इन्वेंट्री हो जाती है, मतलब स्टॉक इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा, नीड भी नहीं है उस स्टॉक की फिर भी वो इकट्ठा होता जा रहा है, मतलब आप ये मान सकते हो कि एक तरीके से वो वेस्ट भी हो सकता है, ओके। और एम्प्लॉयमेंट के लेवल में क्यों असर होता है, क्योंकि ज्यादा स्टॉक इन्वेंट्री इकट्ठा होने की वजह से, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगता है, मतलब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होने लगता है। लोगों को काम करने की इच्छा है, काम करना चाहते हैं, पर उनको जॉब नहीं मिल रही होती है ऐसी कंडीशन में, क्यों, क्योंकि जो फार्म है उन्होंने पहले से इतना स्टॉक रख रखा है अपने पास, वो ही नहीं हो रहा, तो वो और क्यों काम करवाएं बुला के, इसलिए थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसका मतलब ये आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे इफेक्ट करता है। भाई अगर मैं बात करूं ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो आप ये देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिमांड, पर जबकि यहाँ देखिए एक्चुअल डिमांड ये है हमारी, ठीक है। तो बस इसके बीच में जो ये गैप बन रहा है, इस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस था एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड में, ओके। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। चलो अब हम इनके मेजर्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इन सिचुएशंस को सही कर सकते हैं। One eternity later. तो चलो बेटा जी अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड, क्लियर, कैसे कर सकते हैं हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व इकोनॉमी के अंदर। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों मिलकर कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ताकि इन प्रॉब्लमों को क्या कर सके, वो सॉल्व कर सके और कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशनरी जो गैप बन रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं इकोनॉमी के अंदर अगर डिमांड हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास इनकम है, लोगों के पास पैसा है, इस वजह से वो लोग क्या करना चाहते हैं, उस पैसे को एक्सपेंड करना चाहते हैं। अगर किसी भी तरीके से मैं उनके इस पैसे को कम कर दूं, ठीक है, या मान लो हमारी गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बैंक मिलकर इस पैसे को कम कर ले पब्लिक के पास से, तो शायद डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो वो रिक्वायर्ड डिमांड पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्लियर। और हमें यहाँ पे वही करना है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट का पहला इंस्ट्रूमेंट है एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर वगैरह होती है उनके काम थोड़े कम हो जाएंगे, उनका पैसा कम हो जाएगा तो उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। भाई टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे, जब टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है वो ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिस वजह से वो लोग डिमांड नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से भी गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है।
फिर भाई हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स। तो सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ये रहे, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट मैं आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वो लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो में, ठीक है। और उसको जाके पहले आप देख लेना, ताकि ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट होती क्या है, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे बस सीधा सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या करना है हमें। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को हमें क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। क्लियर। इंक्रीज करते ही क्या होगा, कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट की पावर है या अवेलेबिलिटी है वो घट जाएगी, ठीक है। और जब उसकी क्या ये अवेलेबिलिटी घट जाएगी तो वो लोगों को लोन नहीं दे पाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। ओके भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को टू पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक और कमर्शियल बैंक को हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी सेल होगी पब्लिक को आरबीआई की तरफ से, तो वो पैसा जो उनके पास हो रहा है, तो वो पैसे कहां पर आ जाएगा, आरबीआई के पास। अब उनके पास पैसे की क्या होगी, इस तरीके से भी एक चीज की कमी हो जाएगी, जिस वजह से वो डिमांड नहीं कर पाएंगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड किस बात की, क्योंकि पैसा होगा तभी तो डिमांड है, बिना पैसे के थोड़ा ना कोई डिमांड है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो खरीदेंगे क्या। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में, इस कंडीशन के लिए सेल कर दिया जाएगा किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। फिर यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसे भी क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनकी मदद से डिक्रीज इंक्रीज कर कर, ठीक है, या सेल परचेज कर कर हम एक्सेस डिमांड को, ठीक है, किसको, एक्सेस डिमांड को, ध्यान रखना अभी मैं फिलहाल एक्सेस डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक्सेस डिमांड को क्या कर सकते हैं हम, इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जस्ट कुछ नहीं करना, आपको अपोजिट कर दो, ठीक है, अपोजिट कर दो इन्हें। देखो जैसे कि यार डिक्रीज है ना, तो बस कुछ ना करना, सिर्फ इसको इंक्रीज कर देना, क्लियर। और जहां इंक्रीज है वहां पे आप इसको डिक्रीज कर दो। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक्सेस डिमांड क्यों थी, पैसा ज्यादा था इसलिए। डिफिसिट डिमांड क्यों है, क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए। तो आप ये चीजें कर दो, सिंपल चीज है, खुद ही पैसा हो जाएगा उनके पास। क्यों, जब आप एक्सपेंडिचर खर्च करोगे, गवर्नमेंट खर्च करेगी ज्यादा एक्सपेंडिचर, पैसा ज्यादा खर्च करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ऑटोमेटिक, सिंपल सी चीज है। टैक्सेस कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू खुद ही कम हो जाएगी, डिमांड खुद ही आगे आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो इसलिए बस भाई यहाँ पे भी यही करना है आपको, इसको भी क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, ठीक है, डिफिसिट डिमांड के लिए। फिर इसे क्या कर दो, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे परचेज कर दो इसको, ठीक है, किससे, फ्रॉम, ठीक। और फिर यहाँ पे भी इसको डिक्रीज कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो डिफिसिट और एक्सेस डिमांड को, सिंपल है। तो ये एक्सेस डिमांड को ही मैंने क्या कर दिया, डिफिसिट डिमांड में चेंज कर दिया। तो वेरी सिंपल, बस कुछ नहीं करना है यार, आपको सिर्फ थोड़ा सा अपोजिट करना है। तो एक्सेस डिमांड का जो इंस्ट्रूमेंट में इंक्रीज हो रहा था उसको डिक्रीज कर देना है डिफिसिट में, बस वेरी सिंपल, अपोजिट है क्योंकि सब कुछ, ठीक है। तो आज आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम इनको सही कर सकते हैं सिचुएशंस को, क्लियर। अगर नहीं कुछ डाउट हो या नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, दोबारा से एक और वीडियो बना सकूं इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। पर बताना जरूर कमेंट करके, ठीक। और समझ में ना आए तो कम से कम एक दो बार वीडियो पहले देखना अच्छे से, ताकि क्या पता समझ में आ जाए आपको चीजों का, फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट जरूर करना, ओके। चलो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इस स्क्रीनशॉट को आपने लिया, जब इसको नोट डाउन करो, तो नोट डाउन करते समय ये अभी फिलहाल जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, ये डिफिसिट डिमांड के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको एक्सेस डिमांड के अकॉर्डिंग करोगे तो आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट, ठीक है, टॉपिक के साथ, क्लियर, या नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हो और आपको समझ में आया हो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से, ठीक है, हमें उम्मीद मिलती है कुछ और करने की, ठीक है, और ज्यादा अच्छा करने की कुछ, क्लियर। तो यार लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर दबा देना और ऑल पे सेट कर लेना उसे, ताकि आपको सभी वीडियो, ठीक है, की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे, ठीक।
क्लियर। और बाकी तो आपको फिर पता ही है कि गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान, हमारे प्लान से ज्यादा अच्छे होते हैं प्लान किसके, गॉड के। तो आप गॉड के प्लान पे विश्वास रखो, ठीक, और पढ़ाई करते रहो, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है, सिर्फ आपको अपना कर्म करना, अपनी ड्यूटी करनी है, आपकी ड्यूटी है पढ़ना, ठीक है। रिजल्ट क्या आता है वो छोड़ दो ऊपर वाले पे, क्लियर, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, टेंशन मत लो। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो ये चैप्टर को, क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, जब तक के लिए आपको बाय।